तो गाइज आई एम इनविंसिबल की एपिसोड नंबर 39 की स्टार्टिंग में मेडिसिन किंग वैली के एंट्रेंस के पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि वो सभी हर्ब्स उन सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स को पकड़ रही होती है और उनकी जम करके धुलाई लगा रही होती है और कुछ टर्की हर्ब्स के तो अपने अलग ही शौक पूरे हो रहे होते हैं, जिस वजह से वो लड़कियां भी अपनी मदद के लिए पुकार रही होती है। वहीं पे कुछ हर्ब्स काफी ज्यादा पावरफुल और भयानक भी होती है। देख करके कुछ ह्यूमन कल्टीवेटर्स वहाँ से अपनी जान बचा करके भागते हुए कहते हैं कि आखिर ये कमीनी हर्ब्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हैं, ताकि मैं अपने सेक्ट का टॉप डिसाइबल होते हुए भी इनमें से एक सिंगल प्लांट को भी नहीं हरा पा रहा। वो यहाँ से ये मेडिसिन किंग वैली सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी है। वो हमारे कमीने सीनियर्स वो इस सब के बारे में पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। साथ ही हमें मेडिसिन किंग वैली के काफी ज्यादा अंदर का भी सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि वो मोंग मास्टर रैंडन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बुद्धा पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उसके सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड आ जाती है, जिससे कि वो हर्ब्स भी उसे तोड़ करके आगे बाहर नहीं निकल पाती। जो देख करके मास्टर रैंड भी अपने मन में कहता है कि लास्ट टाइम तो कल्टीवेशन सप्रेशन होने की वजह से तुम सभी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया, मगर इस बार नहीं, इस बार तो तुम्हें उस सब की कीमत चुकानी होगी। मास्टर रैंड कई सारी हर्ब्स को हरा देते हैं, वैसे उनके साथ के बड़े डिसाइपल्स भी उन ग्रास हर्ब्स को कलेक्ट करते हुए खुश होते हुए कहते हैं वाकई में मास्टर रैंड काफी ज्यादा अमेजिंग है, उनके सामने ये हर्ब्स तो कुछ भी नहीं, इसलिए डेफिनेटली हम लोग इस बार काफी ज्यादा ट्रेजर यहाँ से ले जा पाएंगे। और तभी उनका एक डिसाइपल उनसे कहता है कि मास्टर ध्यान दीजिए, उन हर्ब्स की एक और वेव यहाँ पे आ रही है। उन्हें देख करके एल्डर रैंड भी कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब तुम भी आ जाओ। उन्हें देख करके इधर हर्ब्स भी काफी ज्यादा गुस्से में उनसे कहती है तुम कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम नोबल हर्ब्स पे हमला करने की, इसके लिए अब तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी सजा मिलेगी। तो कहते ही वो सभी हर्ब्स अपनी टेंटिकल के साथ में मास्टर रैंड के ऊपर हमला कर देते हैं। मास्टर रैंड भी फिर से अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हैं, उन सभी को वहीं पे रोक देते हैं। तो सभी हर्ब्स भी एक दूसरे से कहते हैं कि बिल्कुल मत रोको और सीधा हमला करते रहो, ये मेडिसिन किंग वैली है और यहाँ के बॉस हम लोग हैं, इसलिए मोंग ज्यादा देर तक हमारे हमलों को रोक नहीं पाएगा। साथ में फिर वो हर्ब्स मास्टर रैंड के ऊपर एक और जबरदस्त हमला करते हैं कि जैसे उनकी शील्ड से टकराता है तो अचानक से उनकी शील्ड में क्रैक्स आने लगते हैं। अगले ही पल वो शील्ड टूट करके पूरी तरीके से बिखर जाती है। देखकर ट्री हर्ब कहता है कि उसका बैरियर टूट गया है, जल्दी से उसे खत्म कर दो। एल्डर रैंड भी अपनी चमकती हुई आंखों से उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे बैरियर को तोड़ दिया तो तुम मुझे हरा दोगे, कितने छोटे हो तुम, तुम्हारे साथ डील करने के लिए इस ओल्ड मॉन्क के पास में कई सारी चीजें हैं, इतनी सालों से कई सारे सीक्रेट माउंटेन्स और होली लैंड को संभाल रखा है और मैंने कई सारे रिसोर्सेज का यूज करते हुए अपनी बॉडी को इस हद तक बनाया है, तुम जैसी हर्ब मेरा सामना बिल्कुल भी ना कर पाए। आज तुम लोग मेरी इस वज्रा फिजिक को उसकी पीक पर देखोगे और मेरी इस ट्रांसेंडिंग रियल्म के सामने तुम बिल्कुल नहीं टिक पाओगे, भले ही मेरी कल्टीवेशन सप्रेस हो या ना हो, और जब तक मेरे पास में मेरी ये अनब्रेकेबल बॉडी है तब तक तुम लोग मुझे छू भी नहीं पाओगे। और मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी वैली के पास में सचमुच में एक ऐसी पावर है कि मुझे सचमुच में अब डरा सकती है। कहते ही मास्टर रैंड अपनी वज्रा बॉडी के साथ में सभी हर्ब्स को अपनी जबरदस्त पंचेस के साथ में हरा डालते हैं और वो सभी हर्ब्स बस दर्द के मारे चिल्लाती रह जाती हैं। जिसके बाद अगला सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मास्टर रैंड ने उन सभी हर्ब्स को उड़ा दिया होता है और वो अपने चेलों से कहते हैं जल्दी करो और आओ इन सभी हर्ब्स को कलेक्ट कर लो। तभी अगला सीन हमें एक और जगह का दिखाया जाता है। अंकल फैन तो काफी ज्यादा थकी हुई हालत में मियावी से कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि सेलेस्टियल स्टार फिजिक की वजह से यंग लेडी आपकी कल्टीवेशन सप्रेस होते हुए भी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, वरना तो अब तक हम इस जगह पर इतनी देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। मगर सीरियसली आखिर ये हर्ब्स इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है और क्या कहीं ये सब कुछ उस मेडिसिन किंग सोवेरियन की वजह से ही तो नहीं है। इस पे मियावी भी गुस्सा होते हुए कहती है कि हाँ, और यहाँ पे हम लोग सोचते थे कि वो ओल्ड मैन कितना ज्यादा काइंड हार्टेड सेज है, लेकिन अब पता चला कि वो साला कितना ज्यादा बदतमीज और कमीना किस्म का इंसान था। गर्लफ्रेंड कहते हैं कि और अभी तो ये शुरुआत है, पता नहीं अंदर और कितनी ज्यादा डरावनी चीजें इंतजार कर रही होंगी। ऐसे हम लोग अब बस यही होप कर सकते हैं कि वैली जल्दी खुद ब खुद बंद हो जाए और हम लोग घर जा सके। इन हर्ब्स ने पहले ही मेरे डाउ हर्ट को तो जख्मी कर दिया है और मैं और ज्यादा नहीं सह सकता। इधर तभी अचानक से एक बेल बड़ी तेजी से उन लोगों के अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और मियाई भी उसके ठीक सामने होती है। उसके पास में बचने का कोई मौका नहीं होता। बेल सीधा उसके पैर को जकड़ लेती है और उसे अपनी और पीछे खींचने लगती है और तभी ये देख करके मियाई भी जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन बेलों से छूटने की कोशिश करने लगती है और तभी वो बेल एक जोरदार झटका देती है जिससे मियाओ भी दर्द के मारे चिल्ला जाती है। फिर वो बेल उसे पेड़ पर उल्टा लटका देती है। अब ये देख करके जल्दी से अंकल फैन भी मियाओ को छुड़ाने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बेल के ऊपर अटैक करते हैं। बेलों को कुछ नहीं होता और वो सीधा अंकल फैन के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें पीछे फेंक देती है। अंकल फैन भी उन बेलों के इलेक्ट्रिक शॉक को देखते हुए कहते हैं कि क्या ये 9 फोल्ड थंडर वेन है, ये तो एक मिड ग्रेड मेडिसिन किंग है। लेकिन इधर मियाओ भी डरते हुए अंकल फैन से कहती है कि अंकल फैन मुझे बचाइए, जल्दी से मुझे इनसे छुड़ाइए। अंकल फैन भी उन बेलों के ऊपर अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला करने लगते हैं। फिर भी उनके सभी अटैक्स का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थकते हुए कहते हैं कि मिस मुझे माफ कर देना, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। इस मिड फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर के बराबर की है और मेरा QI कंडेंसेशन का लेवल इसके ऊपर कोई काम नहीं आएगा। तब मियाई भी हार मान लेती है और रोते हुए अंकल फैन से कहती है कि कोई बात नहीं अंकल फैन, आपने अपना बेस्ट दिया, आप अपने आप को इतना ज्यादा गिल्टी ना समझे। अंकल फैन भी उस हर्ब के सामने झुकते हुए कहते
जाते हैं कि माइटी हर्ब किंग थोड़ी दया कीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, अब हमें हमारी प्लेस पर वापस तो जाने दीजिए। इस पर तो वो हर्ब किंग भी हंसते हुए उससे कहता है कि बेकार ह्यूमंस, तुम कितने ज्यादा ना समझ हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और आराम से घूमते घूमते यहाँ से वापस चले जाओगे। देखो तो सही इस लड़की को, ये मेरी बिजली का कितने ज्यादा मजे ले रही है। कहते ही वो हर्ब किंग मियाई को एक और जोरदार झटका देता है। इसके शौक की वजह से मियाई और भी ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ लोग उन लोगों की ओर ही आ रहे होते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि जुलियन और उसकी टीम होती है। अब जैसे अंकल फैन की नजर भी जुलियन और उसकी टीम की ओर पड़ती है, तो अंकल फैन को बचने की थोड़ी होप मिलती है और वो जुलियन से कहते हैं कि फेलो कल्टिवेटर्स, ये आप हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप हमारी मदद करते हैं तो हमारा सेक्ट आपकी इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। हॉन्ग भी उस हर्ब को देख करके थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि तो 9 फोल्ड थंडर वेन है। ये भी कहता है कि पक्का से मिड ग्रेड मेडिसिन किंग होगा। तो इधर जुलियन में उन लोगों से कहता है कि लेडी एन, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई नहीं, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। कहते ही फिर जुलियन हॉन्ग और ली का फेक नाम लेते हुए कहता है वैंक्विया लेंटियन, जल्दी से उन लोगों की मदद करो। ली तो उनकी मदद के लिए चला जाता है, लेकिन इधर हॉन्ग जुलियन की बात सुन गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है हेल, आखिर तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो कि जैसे मैं तुम्हारा गार्ड करने वाला कोई कुत्ता हूँ, मुझसे थोड़ी रेस्पेक्ट के साथ बात किया करो। ली भी हॉन्ग का दूसरा नाम लेते हुए कहता है कि मैं पहले आगे जा रहा हूँ, तुम पीछे से मेरी मदद करना। जैसे हॉन्ग तो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, मगर फिर भी ना चाहते हुए उससे कहता है ठीक है ली टियानडियन, मैं भी आ रहा हूँ। फिर ली भी अपनी फायर पावर्स को अनलेश करते हुए उस हर्ब के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तब उन लोग अपनी ओर आते हुए देख के हर्ब भी हंसते हुए उनसे कहता है कि लगता है कि मेरे पास अब खेलने के लिए कुछ नए खिलौने आने वाले हैं। हॉन्ग उससे कहता है कि चलो देखते हैं, जब तुम मेरी फायर के साथ में जलोगे तो तुम कैसे हंसते हो। कहते ही ली और हॉन्ग दोनों एक साथ उस मेडिसिन किंग हर्ब के ऊपर जोरदार हमला कर देते हैं और उसकी बेल जगह जगह से तोड़ते हुए उसे जख्मी करने लगते हैं। और भी ज्यादा भड़कते हुए हॉन्ग से कहते हैं कि तुम कमीने ह्यूमंस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जख्मी करने की। कहते ही फिर वो हर्ब अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से कंडेंस करने लगती है और ली से कहते हैं कि अब तुम लोग मरोगे। साथ ही फिर वो हर्ब सबसे पहले मियाई को छोड़ देती है। फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मियाई को अपनी गोद में लेते हुए उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं। तो इसे कहते हैं कि मिस, हमें अब जल्दी से वापस जाना चाहिए, इन लोगों को इस हर्ब किंग को हैंडल कर लेना चाहिए। मियाई कहती है कि हम लोग की कंडेंसेशन लेवल 9 पे है, तो फिर भी मेरे पास सेलेस्टियल स्टार फिजिक होते हुए हम लोग इसका मैच नहीं कर पाए, ये लोग इसे खुद से हैंडल कर पा रहे हैं। फैन, आपके और फादर के हिसाब से मैं एक जीनियस हूँ, लेकिन इनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। अंकल फैन उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा ही कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, हमें बस इस तरीके के पावरफुल इंसानों को नाराज नहीं करना चाहिए। मियाई थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि यंग मास्टर ये ने मुझसे कहा था कि वो वेस्टरलैंड से हैं। मियाई की ये बात सुनकर तो अंकल फैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो कहते हैं कि क्या कहा, वेस्टरलैंड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इधर हमें उस हर्ब की ओर दिखाया जाता है जो कि सभी टेंटिकल्स में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फुल चार्ज करते हुए सीधा हॉन्ग और ली के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोग अपने टेंटिकल्स में तब तक बांध के रखूंगा जब तक तुम्हारी आखिरी सांस न निकल जाए। तो इस तरीके से उन लोग गिरता हुआ देख कर तो मियाई भी चिंता करते हुए कहती है कि अंकल, लगता है कि अब वो लोग भी हारने वाले हैं। जबकि इधर जुलियन भी ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या लगता है कि अब ये लोग भी अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं, अच्छा होगा कि उनकी मदद के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और उसी वक्त जियाओ भी उन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि ब्रदर हॉन्ग, ब्रदर ली, मौसी आपकी मदद के लिए आ रही है। जियाओ जी अपनी मौसी वाली फॉर्म में आती है और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। करके जुलियन पहले तो उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर अपने मन में कहता है पहले ये कभी भी उन लोगों की मदद के लिए फाइट में नहीं गई है, मेरे ख्याल से इस बार मुझे मौसी की रियल पोटेंशियल देखने को मिल जाए। जबकि इधर फाइट के बीच उस हर्ब की वेलों से चारों तरफ से गिर गए होते हैं कि डैम इट, हमें ख्याल रखना चाहिए था कि ये मेडिसिन किंग वैली इन मेडिसिन को इतना ज्यादा बफ दे रही है, जैसे हम लोग इनके ऊपर एक सॉलिड हिट भी नहीं दे सकते। वो कहता है कि शिट, ये कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है, मैं अपनी साइड से हेवनली फेटेड हूँ, अब इस तरीके के बेवकूफ प्लांट भी मुझे बुली कर रहे हैं। तभी उन लोगों की मदद के लिए उनके सामने मौसी आ जाती है। तो वहाँ पे देखा गया तो हॉन्ग भी अपने मन में कहता है कि आखिर ये बेवकूफ मौसी यहाँ पर क्यों आ गई। लिए उससे कहता है कि सीनियर भाई, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, आप पीछे ही रहिए। तभी उस हर्ब किंग की नजर भी मौसी के ऊपर पड़ती है और फिर वो अपने टेंटिकल्स के साथ में उसके ऊपर भी अटैक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम जैसे छोटे माउस को इतनी आसानी से जाने दूंगा। इधर मौसी अपनी हेवनली बॉडी पावर को एक्टिवेट करती है और सीधा उसके टेंटिकल्स को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है कि मौसी को अंडरस्टैंडिमेट करने की हिम्मत भी मत करना। जियाओजी को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर्स का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल हर्ब की वेल को तोड़ देती है। उससे कहती है कि ये मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से मेरे सीनियर ब्रदर्स को बुली कर पाओगे। इधर जियाओजी के इस मूव की वजह से वो हर्ब दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। इधर मौसी अभी भी अपनी फुल पावर मोड में होती है और तेजी से उस पेड़ की जड़ों को तोड़ते जा रही होती है और हॉन्ग और ली से कहती है कि ब्रदर्स चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। क्योंकि मौसी की इतनी खतरनाक पावर्स को देख करके तो हॉन्ग और ली दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। हैरान होते हुए हॉन्ग अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मोटी चुईया हमेशा खाना बनाती रहती है और सिर्फ खाने पर ही ध्यान देती है, इसके पास में इस तरीके की खतरनाक पावर्स कहाँ से आई। ली भी शौक होते हुए कहता है कि रुकिए, क्या सीनियर सिस्टर हमेशा से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इधर अंकल और मियावी की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो भी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये तो उन
दोनों सभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। इवन मौसी की पावर्स को देखकर ली भी थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि तो ये है फर्स्ट इमोर्टल बॉडी ऑफ द रियल्म की पावर्स। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये इतनी ज्यादा असाधारण है। और तब इधर होंग ली से कहता है कि उस रेड ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है तो इसका फायदा उठाकर क्यों ना इसे खत्म किया जाए। इसके साथ ही होंग अपनी क्रिम्सन सोल डीमन फ्लेम ली अपनी केओस हेवन ब्लेड आर्ट के साथ में उस पेड़ के ऊपर दोनों हमला कर देते हैं। इसके साथ ही उन सभी के एक साथ अटैक के साथ में वो पेड़ वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और मौसी खुश होते हुए कहती है कि ये हम जीत गए और लगता है कि अब इसके लिए सीनियर ब्रदर मौसी को इनाम देंगे। होंग उससे मुंह मोड़ते हुए कहता है कि इस बार तुमने मुझसे ये स्पॉटलाइट को छीन लिया और अब तुम उसकी सेखी बिखेरने के लिए मेरे पास आई हो। मैं अब तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ। तो होंग की ये बातें सुनकर तो मौसी दुखी होते हुए उससे पूछती है कि क्या मौसी ने कुछ गलत कर दिया। प्लीज उसे शांत कराते हुए कहता है कि नहीं व्हाइट सिस्टर, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अगर आप नहीं आए होते तो हम तो हमेशा के लिए उसमें ट्रैप हो जाते। आप तो वाकई में सच में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग निकली। तो होंग भी कहता है कि हाँ तुमने इस बार आज मुझे सरप्राइज कर दिया। तो उन लोगों की बात सुनकर के मौसी भी खुश हो जाती है और हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मौसी बस आपकी मदद करना चाहती थी। और तभी इधर मियाई भी उन लोगों की ओर भक्ति हुआ आती है और उनसे कहती है कि आपका शुक्रिया। मैं मियाई, आज आप लोगों ने हम लोगों की उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करी। मैं हमेशा आपके लिए ग्रेटफुल रहूंगी। उसे कहता है कि कोई बात नहीं यंग लेडी, आपको शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। मौसी फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आती है और उससे शर्मा जाती है। अपनी कैप से मुंह ढकते हुए कहते हैं कि स्ट्रेंजर। तो मियाई उसे कहती है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा शर्मीली क्यों हो। लिटिल सिस्टर, मैंने अभी अभी आपको देखा, आप तो सच में बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है। मैं आपको एडमायर करती हूँ। आप इस बात की चिंता मत करो कि आप कैसी लगती हो, आप वाकई में काफी ज्यादा सुपर क्यूट हो। जियाजी उसे कहती है कि क्या सच में मास्टर, सुना आपने, क्या आपने सुना ये बिग सिस्टर मौसी को एडमायर करती हैं और इन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ। जबकि उन लोगों को इस तरीके से देख करके अंकल अपने मन में कहते हैं कि मास्टर, लगता है कि मेरा अंदाजा सही था। अभी जूलियन भी मौसी की तारीफ करते हुए कहता है कि जरा अपने आप को देखो, तो मैं खुद पर प्राउड करना चाहिए। तो अभी मास्टर की तारीफ सुनकर जियाजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मियाई हैरान होते हुए जूलियन से कहती है कि क्या तुम इसके मास्टर हो। फिर वो अपने मन में कहती है कि आखिर ये किस तरीके का पावरफुल मॉन्स्टर होगा क्योंकि एक इतने ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को राइज करा रहा है। जूलियन भी मियाई की बात से कहता है कि हाँ, मैं इसे काफी ज्यादा केयर के साथ में ट्रेन कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कई टेंट्स, एफर्ट्स और रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है। क्योंकि जूलियन की बात सुनकर तो होंग गुस्से में अपने मन में कहता है कि क्या तुम ये कहने की हिम्मत भी करते हो, आज तक तुमने इसे खाना बनाने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं सिखाया है। क्योंकि जियाजी तो खुश होते हुए कहती है कि हाँ मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मास्टर हमेशा मौसी के साथ में काफी ज्यादा काइंड रहे हैं। सुनकर मियाई उससे कहती है कि ओह ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और साथ ही वो अपने मन में कहती है कि ये चारों अजीब तरीके से मुझे फेमिलियर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पे तो इन लोगों को देख रखा है। फिर उसके इस तरीके के फेस को देख करके जूलियन भी अपने मन में कहता है कि देख करके लगता है कि लिटिल गर्ल काफी ज्यादा शार्प है। मुझे उम्मीद है कि कहीं उसे कुछ समझ में ना आ गया हो। तभी उसी वक्त उन लोगों के सामने हर्ब किंग जिंगशन आ जाता है और वो भी अपनी हर्ब्स की फुल आर्मी के साथ में, जो कि उससे कह रहे होते हैं कि किंग जिंगशन, हम लोगों ने ह्यूमंस को ढूंढ लिया और पहले जो एनर्जी हमने सेंस करी थी वो यहीं से आ रही थी। तभी वहाँ पे इतनी सारी हर्ब्स को देख करके तो अंकल और मियाई भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं कि ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, यहाँ तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर्ब्स आ चुकी हैं। और तभी होंग भी उन सभी हर्ब्स को देख करके अपने मन में कहता है जो इस बड़े ग्रुप के बीच में एक पावरफुल प्रेजेंस भी महसूस हो रही है। और तभी हमें किंग जिंगशन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ की हालत को देख कर गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए उन लोगों से कहता है, तुम ह्यूमंस, तुमने हमारे इस डोमेन के अंदर प्रॉब्लम खड़ी करने की हिम्मत की, साथ ही तुमने लिटिल थंडर को भी मार डाला, इसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तो अब तक किंग जिंगशन की इन पावर्स को देख करके तो भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ओ ये जगह तो अब और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। हर बार नई हर्ब पिछली बार से स्ट्रॉन्ग होकर के आ रही हैं और अब इस बार तो हमें एक प्रॉपर मेडिसिन किंग मिला है। सब कहते हुए होंग भी अपनी हेल फायर पावर्स को अनलिश करता है, जिस वजह से जिनसेंग किंग भी गुस्से में उससे कहता है कि तुम लोली ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पावर्स को कवर करने की। कहते ही वो अपने वेपन एक्स को बाहर निकालता है। तो उसके हाथ में उस एक्स को देख करके तो जूलियन भी कहता है कि ओ ये एक्स तो वही है जो उस हर्ब ने डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजा था। तो लगता है कि ये सब लोग भी उस एक्स क्लैन के ही पार्ट हैं। तब ली भी कहता है कि हाँ ये वाले पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्हाइट सीनियर सिस्टर, क्या आप इस बार भी हमारी मदद करेंगी। तब जियाजी कहती है कि हाँ मौसी अपना बेस्ट देगी। जिसके साथ इधर जिनसेंग किंग अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है और उनसे कहता है कि जाओ और इन सभी लोगों को अभी कभी पकड़ लो। सामने से होंग और ली भी फाइट के लिए रेडी होते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और तभी मौसी भी अपनी इमोर्टल बॉडी को एक्टिवेट करती है। इसके साथ ही फिर वो सीधा बड़ी तेजी से जिनसेंग किंग के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी अपोनेंट मौसी है। तभी इधर मौसी को अचानक अपने सामने देख करके तो जिनसेंग किंग भी हैरान हो जाता है। जिनसेंग किंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा
एनालिसिस करते हुए कहता है ना सिर्फ ह्यूमंस इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक चूहा भी मेरे सामने आकर के खड़ा हो चुका है, ये क्या एक मजाक चल रहा है। तो कहते ही फिर वो अपने एक्स के साथ में मौसी के ऊपर कई सारे हमले करता है। मौसी भी अपनी इमोर्टल बॉडी के पावर शील्ड की वजह से डिफेंड कर देती है, लेकिन एक साथ इतने सारे हमलों को रोकने की वजह से वो भी काफी ज्यादा थक जाती है और थकते हुए कहते हैं कि मौसी थक गई, अब मौसी में बिल्कुल भी ताकत नहीं रही, क्विट करती हूँ, अब और ज्यादा नहीं लड़ सकती। जिनसेंग जिंग भी काफी ज्यादा खो जाता है और चीज का फायदा उठाते हुए अपनी एक्स के साथ मौसी के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए काफी नहीं हो, तुम तो बस एक छोटी सी चुईया हो, तुम बस मेरे हाथों यहाँ पे मारे जाने वाली हो। मौसी भी उसके एक्स के हमले को अपनी ओर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी अचानक कोई उसकी एक्स को रोक देता है। तो इधर जिनसेंग जिंग भी थोड़ा हैरान जाता है और कहता है कि तुम, तभी हमें दिखाया जाता है कि अब फाइट में उतर आया होता है हमारा मास्टर जुलियन, सिर्फ अपनी उंगलियों के साथ में ही जिनसेंग जिंग की एक्स को वहीं पर तोड़ डालता है और मौसी को बचा लेता है और जिनसेंग जिंग से कहता है कि तुम बेवकूफ जिंगशन, तुम तो बेहद ही ज्यादा घमंडी हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें ठंडा करने के लिए अब मुझे तुम्हें अपने सूप में उबालना पड़ेगा। ये देख करके मौसी जुलियन के पैर पकड़ कर रोते हुए कहते हैं कि मास्टर, मौसी ने आपको एक और बार एम्बेरस्ड कर दिया। और जुलियन उसे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, बाकियों की मदद करो और इसे मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मौसी भी जल्दी से बाकियों की मदद के लिए वहाँ से चले जाती है। तो वहाँ पे अब फाइट में जुलियन को उतरता हुआ देख करके तो अंकल फैन और मियाई भी हैरान हो जाते हैं। मियाई अंकल से कहती है कि अंकल फैन जरा देखिए, मास्टर ये भी अब फाइट में उतर आए हैं। कि अंकल फैन जुलियन की कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहे होते हैं कि किसी वजह की वजह से मैं इसकी कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा हूँ। तभी इधर जुलियन और जिनसेंग जिंग की फाइट शुरू हो चुकी होती है, जहाँ पे कि जिनसेंग जिंग तो एक पल की भी देरी किए बिना सीधा जुलियन के ऊपर अपने पंचेस से हमला कर देता है। जैसे जिनसेंग जिंग का पंच जुलियन की करीब आते जाता है, जुलियन उसे देख करके अपने मन में स्माइल करते हुए कहता है कि सिस्टम, अगर इस फाइट में मैं ऑल आउट गया तो क्या मेरी कल्टीवेशन एक्सपोज्ड हो जाएगी? तो सिस्टम जुलियन से कहता है कि होस्ट चिंता मत कीजिए, इस मेडिसिन किंग वैली ने आपके पावर्स को की कंडेंशन की स्टेज 9 तक सप्रेस कर रखा है, इस वजह से बाकी सभी लोगों को भी यही लगेगा कि आपकी पावर्स की कंडेंशन के लेवल स्टेज 9 तक ही है, कि हकीकत में आपकी एक्चुअल लेवल रिल्म अनचेंज रहेगी। सुनकर तो जुलियन भी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर जैसे जुलियन जिनसेंग जिंग के ऊपर अपना एक अटैक करता है, तो उससे हिट होकर के तो जिनसेंग जिंग काफी ज्यादा जख्मी होकर के दूर जा करके गिरता है। कि जुलियन की इतनी खतरनाक पावर्स को देख कर मियां भी शॉक होते हुए अपने अंकल से कहती है, अंकल क्या कोई की कंडेंशन के स्टेज 9 पर होकर के इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पावर को अनलिस्ट कर सकता है? अंकल भी थोड़ा घबराते हुए कहते हैं कि कुछ तो अजीब है, क्या यंग मास्टर ये जितने लेवल के बारे में अपने कह रहे थे क्या वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो मेडिसिन सोविडियन के रिस्ट्रिक्शन से भी बाहर निकल चुके हैं। तभी हमें इधर फाइट की ओर दिखाया जाता है। जिनसेंग जिंग तो जुलियन के एक ही मूव के साथ में हालत खराब हो गई होती है और वो जुलियन से कहता है कि तुम कमीने ह्यूमन आखिर तो किस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी की कंडेंशन रिल्म की स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो जुलियन उसे कहता है कि मैं तो बस एक हम्बल सा की कंडेंसिंग स्टेज कल्टीवेटर हूँ, तो फिर अगर मैं किसी भी तरीके के ट्रिक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? और मेरे ख्याल से तुम ही थोड़े कमजोर हो, क्या तुम मेरे ऊपर फिर से हमला करना चाहोगे? जिनसेंग जिंग तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और जुलियन को हमला करते हुए कहता है कि तू कमीने ह्यूमन, अब तू चक मेरी गोल्डन किंग फिस्ट के हमले का अटैक। अब जिनसेंग जिंग के पंच में इतनी खतरनाक पावर्स को अनलेस होता हुआ देख करके तो अंकल हान भी घबरा जाते हैं और जुलियन से कहते हैं ये क्या, इस पंच में तो कितनी ज्यादा खतरनाक पावर्स अनलेस हो रही हैं, तो कम से कम एक गोल्डन कोल्ड लेवल की फोर्स है। क्या यंग मास्टर ये आप वाकई में इसको ब्लॉक कर भी पाएंगे? जुलियन तो बस सिर्फ एक तीखी से स्माइल पास करता है और उसके साथ ही सभी के सामने अपनी ह्यूमन किंग सील को अपेयर करता है और अपनी उस बड़ी सी ह्यूमन किंग सील के अनलेस होने के साथ जुलियन अपनी उस सील के बड़े से पंच को सीधा जिनसेंग जिंग में ही उल्टा दे मारता है। हिट होने के बाद में तो जिनसेंग जिंग बड़ी तेजी से जमीन में जाकर के धंस जाता है और वहीं पे इसी के साथ में जिनसेंग जिंग का काम तमाम। जबकि इधर जुलियन को इतनी टेरिफाइंग पावर्स को अनलेस करता हुआ देख करके तो अंकल फैन का तो शॉक के मारा मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहते हैं व्हाट द हेल, आखिर की कंडेंशन के स्टेज 9 का कल्टीवेटर इतने ज्यादा टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग मूव का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो इधर मियावी भी शॉक होते हुए कहते हैं कि सीरियसली आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या इसके पास में कोई सीक्रेट आर्ट है जो कि रिल्म की लिमिट्स को भी बाईपास कर सके? इसी के साथ ही जिनसेंग जिंग की भी हालत खराब हो चुकी होती है और वो जुलियन से कहता है तू कमी नहीं मन, तूने मेरे साथ में अपनी ट्रिक का इस्तेमाल किया, डेफिनेटली की कंडेंशन लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, चालबाज चीटर है तू, चीटर। जबकि जुलियन उसे कहता है कि मैं हेवेंस की कसम खाता हूँ कि मैं की कंडेंशन के ही लेवल पे हूँ। मैं उन सभी हर्ब्स को दिखाया जाता है जो कि जिनसेंग जिंग के हार जाने की वजह से काफी ज्यादा डर गए होते हैं और कांपते हुए कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, इतने सालों के अंदर क्या ह्यूमंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं? हमने कभी भी आज
आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा, तो क्या अब से हमारी ये मेडिसिन किंग वैली इतनी ज्यादा कमजोर पड़ने वाली है। ली को भी दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मास्टर से, उनकी कल्टीवेशन में बिल्कुल हमारे बराबर ही सरप्राइज्ड है, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रेंथ अभी भी हम लोगों से बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड है। इधर होंग भी अपने मन में घबराते हुए यही सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ये क्लियरली फील किया था। ये जिंगशन किंग कम्प्लीटली मेरी कल्टीवेशन को दबा रहा था, मगर इस बंदे ने इसको भी बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी से हरा डाला, जबकि हम दोनों का ही कल्टीवेशन लेवल इस समय की कंडेंशन के 9th लेवल पर है। लेकिन आखिर फिर भी ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसी वक्त अपने किंग के हारने की वजह से बाकी के सभी हर्ब्स वहाँ से डर करके भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे से ली भी अपने स्वॉर्ड के साथ में उनके अटैक करते हुए वहीं पर ढेर करने लगता है और उनसे कहता है कि भागने की सोच रहे हो, पागल मत बनो, तुम सभी टॉप टायर के मेडिसिनल ट्रेजर हो, तो फिर आखिर मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने कैसे दे सकता हूँ। अब ये देख कर जुलियन भी उससे कहता है कि जियोली बहुत अच्छा काम किया, जल्दी से इन सभी हर्ब्स को प्रॉपर्ली कलेक्ट कर लो। ली भी उन सभी हर्ब्स को कलेक्ट करते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, साथ ही आपकी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, मगर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। उस जिनसन किंग को हरा दिया जिस वजह से इन सभी हर्ब्स ने भी इतनी आसानी से अपनी हार मान ली। उसी वक्त वहाँ पे बाकी के ह्यूमन कल्टीवेटर्स भी आ जाते हैं। वहाँ पे अपने सामने जमीन पर इतनी सारी हर्ब्स को पड़ा हुआ देख करके कहते हैं देखो यहाँ पे कितनी सारी हर्ब्स नीचे जमीन पर पड़ी हुई हैं। हे भगवान, आखिर ये सब किसने किया। यहाँ पर और कोई भी मास्टर रैंडन के बराबर स्ट्रॉन्ग है जो कि इतनी सारी हर्ब्स को हरा करके ये कमाल कर सके। उसी वक्त मास्टर रैंडन के एक चेले की नजर जिनसन किंग के ऊपर भी पड़ती है, इसलिए वो मास्टर रैंडन से कहता है कि मास्टर जरा देखिए, ये जिनसिंग तो बाकी की हर्ब से अलग है। देखिए मास्टर रैंडन भी कहते हैं कि ये तो एक टॉप ग्रेड की हर्ब किंग है, जो सुनकर तो बाकी के सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। कि यहाँ तक कि एक नॉर्मल हर्ब किंग भी एक ट्रिबुलेशन कल्टीवेशन को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, फिर आखिर एक टॉप ग्रेड का हर्ब किंग क्या कुछ करेगा। और अगर ये बाहर हुआ था तो अब तक तो इस जिनसिंग किंग के लिए ये सभी हिडन स्ट्रॉन्ग फैक्शंस इसके लिए लड़ मरते, लेकिन अगर ये लोग इसे सबड्यू कराने में कामयाब हो पाए हैं, फिर आखिर इनसे ये छीनने के लिए कौन ही ट्राई कर पाएगा। उसी वक्त मास्टर रैंडन उस हर्ब किंग के ऊपर झपट पड़ते हैं, कहते हैं कि एक टॉप ग्रेड का हर्ब किंग अपेयर हुआ है जो कि किसी ने भी अभी तक क्लेम भी नहीं किया, तो फिर आखिर इसे लेने के बाद में हमारे स्काई वॉइड टेम्पल के आगे कौन ही बढ़ पाएगा। रैंडन के इतना कहते ही उनका एक डिसेबल बड़ी तेज से जिनसिंग किंग को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ली उसके सामने आते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ में उसके ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि वहीं रुको। तो वैसे वो बंदा वापस से मास्टर रैंडन के पास जाकर गिरता है। वहाँ पे ली को देख कर मास्टर रैंडन उससे कहते हैं कि अमिताभा तुम्हें शांति मिले, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी अभी स्काई वॉइड टेम्पल के मेंबर के ऊपर हमला किया है। जिस पे तो ली भी उस पे भड़कते हुए कहता है कि गंजे साधु, क्या तुम हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो और फिर इस तरीके से हमें बुद्ध धर्म का उपदेश दे रहे हो। आखिर ये तुम जैसे पाखंडी चोरों की किस तरीके की ट्रिक्स हैं। जो सुनकर तो मास्टर रैंडन के चेले भी भड़कते हुए ली से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के सामने इस तरीके की बात करने की। औकात में रहो और स्काई वॉइड टेम्पल को ऑफेंड करने की हिम्मत भी मत करना, ना तुम ईस्टर्न डोमेन में फिर कभी अपने कदम भी नहीं रख पाओगे। इस पे ली भी मास्टर रैंडन से कहता है कि गंजे, लगता है कि तुमको ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो, तो क्या मेरे साथ में एक राउंड खेलना चाहोगे। इस पे रैंडन का डिसाइबल उससे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, क्या तू जानता है कि आखिर तू किसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। मास्टर एक ट्रिबुलेशन स्टेज के कल्टीवेटर है, क्या तेरी औकात भी है इनके सामने खड़े होने की। तो सुनकर इधर ली भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि ट्रिबुलेशन स्टेज, हाँ। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हम सभी इस समय की कंडेंसेशन स्टेज पर ही फंसे हुए हैं। भले ही तुम इस मेडिसिन किंग वैली के बाहर मजबूत हो, लेकिन यहाँ हम दोनों ही बराबर पे हैं। मास्टर रैंडन उससे कहते हैं कि बच्चे तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। ली उसे अपना नाम बताता है कि ध्यान से सुनो, मेरा नाम है ली टैंडन। तो अब ली के इस नाम को सुनकर तो बाकी के सभी मॉन्क हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि ली टैंडन आखिर ये किस तरीके का नाम है। हाँ, और जरा बताओगे कि आखिर तुम किस विलेज से आए हुए हो। सीरियसली, ना तो कोई सेक्ट और ना ही कोई तुम्हारा नाम है, तो तुम यहाँ पर एक ट्रिबुलेशन स्टेज कल्टीवेटर को चैलेंज कर रहे हो। इसी के साथ में इधर मास्टर रैंडन भी आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए ली से कहते हैं कि क्योंकि तुम इस तरीके के अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर रहे हो, क्यों ना इसके लिए अब ये मॉन्क तुम्हारी सोल को प्योरीफाई कर दे। मास्टर रैंडन के अपने मूव चलते ही इधर ली भी अपने स्वॉर्ड इंटेंट को अनलिस्ट करता है और साथ ही कहता है कि ये तो अच्छा है, ट्रिबुलेशन स्टेज के कल्टीवेटर को चैलेंज करने का मौका कभी कभी मिलता है। इसी के साथ ही फिर ली जैसे ही अपने स्वॉर्ड स्लैश के साथ मास्टर रैंडन के ऊपर हमला करता है, उसके स्लैशेस की पावर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि मास्टर रैंडन को भी पीछे हटना पड़ता है। ली भी अपने फुल रेज मोड में आ गया होता है, रैंडन के ऊपर अपने कई सारे स्लैश अटैक के साथ में और भी ज्यादा अटैक करता है, कहता है कि अब आएगा फिर से मजा, इसे कहते हैं एक अच्छी फाइट। मास्टर रैंडन अपनी शील्ड को एक्टिवेट करते हुए ली के उन सभी स्लैश अटैक्स को रोकने लगते हैं। ली भी पीछे नहीं हटता और अपने
कई सारे स्लैशेस के साथ में अभी भी अटैक करता रहता है। तो बाकी के सभी ह्यूमन कल्टिवेटर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं कि अनबिलीवेबल, ये बंदा ली टियानडेन ये हमारे मास्टर को होल्ड कर पा रहा है। अभी दूसरा बंदा भी कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि मास्टर भी अभी तक अपने आप को होल्ड बैक किए हुए हैं, उनके फुल स्ट्रेंथ के सामने तो ये बंदा बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। किसी के साथ ही हमें मास्टर रैंडन की ओर भी दिखाया जाता है, उन्हें वाकई में ली के अटैक्स को रोकने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। वो अपने मन में कहते हैं कि इतनी हजारों सालों तक मैंने अपने आप को कल्टीवेट किया इस मेडिसिन किंग वैली में फिर से आने के लिए, और अब जरा देखो एक छोटा सा लड़का मुझे हरा रहा है, इसलिए मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है अपने उस मूव का इस्तेमाल करने के अलावा। इसके साथ ही फिर मास्टर रैंडन अपनी फुल पावर्स को फिर से अनलिस्ट करने लगते हैं। इस वजह से गोल्डन ऑरा उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। तो ये देखेगा तो ली भी थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ा हैरान हो गया होता है। फिर भी वो अभी भी हार ना मानते हुए अपने स्लैशर अटैक के साथ में अटैक करता है। मास्टर रैंडन उससे कहता है कि सर गिव अप कर दो, नहीं तुम्हारे पास में 3 दिनों तक स्ट्राइक करने की स्ट्रेंथ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे जरा सा भी हार्म नहीं कर सकते। सुनकर तो ली उसकी उस शील्ड के ऊपर सीधा थूक देता है। तो उसे ऐसा करता हुआ देख के मास्टर रैंडन तो पूरी तरीके से भड़क जाते हैं। गुस्से में ली के ऊपर अपने पंच से हमला करते हुए कहते हैं कि तू कमीने मॉन्स्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। रैंडन को हमला करते हुए देखकर ली भी जल्दी से अपने स्वॉर्ड्स के साथ में हमला करता है, लेकिन उसके उस हमले की वजह से रैंडन को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ली उससे कहता है कि गंजे क्या तू कोई कछुए का हिस्सा है क्या। मास्टर रैंडन उससे कहते हैं कि तुम अभी भी ये सब करने की हिम्मत कर रही हो, मगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इस मेडिसिन किंग वैली में रह पाओगे। उसका चेला भी कहता है कि हाँ, क्या तुम अपने इस हॉट स्टफ के साथ में मास्टर का मुकाबला कर पाओगे। अभी तो यहाँ पे इसलिए बचे हुए, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तो तुम वहीं पे मारे जाओगे। जिस पे तो इधर अब जुलियन भी उसके सामने आते हुए कहता है कि क्या कहा, हम हार मान करके इस हर्ब किंग को तुम्हें दे दे। स्काई वर्ड टेम्पल के लोग, क्या तुम इसे हमसे छीनना चाहते हो? तुम तो बिल्कुल एक कचरे हो। तो मोंग रैंडन भी उससे कहता है कि जिस पल तुमने अपना कदम उठाया उस पल ही स्थिति बदल गई, और कौन कहता है कि जो इस जमीन पर पड़ी हुई चीजें हैं वो तुम्हारी हैं। ये मोंग सिर्फ वही मानता है जो तुम्हारे हाथ में है, वही चीज तुमको बिलोंग करती है। इतना कहते हैं मास्टर रैंडन फिर से अपनी सील को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से होंग भी उसके उस सील के ऊपर अपनी फायर के साथ में हमला कर देता है। उससे कहता है कि गंजे बास्टर, क्या तू इसके लिए कह रहा है? मोंग भी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सबसे मुझे रोक लोगे? तरीके से स्ट्रगल करना बंद करो, क्योंकि अब से ये हर्ब किंग हमारा है। अभी इधर होंग अपना हमला उसके ऊपर करने ही वाला होता है कि तभी वो दूसरी साइड पे देख करके थोड़ा शॉक हो गया होता है कि अब जुलियन ने उसके सामने अपना मूव चल दिया होता है। फिर वो भी अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए मोंग से कहता है कि तुम मोंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता? तो कहते हैं फिर जुलियन अपने पंच को रेडी करते हुए मोंग के उस शील्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अंदर से प्रेशर को रिलीज होता हुआ देख करके तो मोंग रैंडन भी घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि ये पंच तो वाकई में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट मेडिसिन किंग वैली की फॉर्मेशन को भी तोड़ डालेगा। साथ में फिर हमें दिखाया जाता है कि जुलियन का वो पंच रैंडन की शील्ड को तोड़ते हुए सीधा मास्टर रैंडन की छाती में जाकर के लगता है, और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जोरदार धमाका होता है। इससे पूरी की पूरी मेडिसिन किंग वैली भी हिल चुकी होती है। मास्टर रैंडन भी जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए अब पीछे की ओर घसीटा जाता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए पीछे की ओर गिरने से अपने आप को रोक पाता है। देख के तो उसके सभी चेले भी मास्टर के लिए खुश होते हुए कहते हैं कि देखा, तुम अपनी इन भद्दी ट्रिक्स के साथ में हमारे मास्टर को जरा भी हार्म नहीं कर सकते, और मास्टर रैंडन के सामने तुम्हारा ये पंच तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही है। तुम सबके सब लोग सिर्फ और सिर्फ गरजने वाले हो, ना कि बरसने वाले। फिर भी हमारे मास्टर के सामने खड़े होने के गट्स रखते हो। लेकिन तभी इधर जुलियन मास्टर रैंडन से पूछता है कि तो बताओ, आखिर ये स्पंज को खा करके तुम्हें कैसा लगा? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को होल्ड बैक करे रखा, क्योंकि इससे रूमर्स चारों ओर बड़ी तेजी से फैल जाते। सुनकर तो मास्टर रैंडन भी अब ढीला पड़ गया होता है, और बड़े प्यार से जुलियन से कहता है कि खुदा हमेशा मर्सीफुल रहे, आप अपना ख्याल रखिए सर। कहकर फिर मास्टर रैंडन जुलियन को फेयरवेल कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो उनके पीछे खड़ा एक साथी उन्हें जाता हुआ दिख करके उनसे कहता है क्या बस इतना ही? मगर अभी तक कोई विनर तो डिसाइड ही नहीं हुआ मास्टर, तो क्या अब हम उस हर्ब को नहीं लेने वाले हैं क्या? जो सुनकर कहते तो मास्टर रैंडन गुस्से में उसे घूर करके देखते हैं, जिससे वो मोंग गड़बड़ा जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, चलो यहाँ से। तभी पीछे से जुलियन में उन लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम बास्टर्ड्स को तुम्हारी जगह पता चल ही गई। इसके साथ ही फिर अगले सीन में हमें मास्टर रैंडन और उसके सभी साथियों को जंगल से गुजरते हुए देखा जाता है। तो फिर अचानक वो उन्हें दर्द होता है और अपने मुंह से खून खांस देते हैं। तो उन्हें इस तरीके से देखकर बाकी के लोग उनसे कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक है? मास्टर रैंडन कहते हैं कि हाँ, बस थोड़ी सी छोटी मोटी इंजरीज है। मगर साथ ही वो वहाँ पे कांपते हुए जुलियन का पंच को याद करते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो साला किस तरीके का आदमी था, यहाँ तक कि मेडिसिन किंग वैली में होते हुए भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अब महासंघर्ष का युग आ गया है, और क्या अब मैं बाकियों से पीछे छूट गया हूँ? तो क्या यहाँ पे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए मैं यहाँ पर हार गया। जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अगली बार मैं इस फाइट को जरूर पूरा करूंगा और खुद
पर्सनली तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी में भेजूंगा। मेडिसिन किंग वैली के हेडक्वार्टर काउंसिल ऑफ हर्ब किंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे के सभी मेन हर्ब्स किंग मीटिंग के लिए बैठे होते हैं और उन्हीं में से एक हर्ब जिंग यिंगजिंग हर्ब किंग वो बाकी के सभी हर्ब से कहता है कि ह्यूमन कल्टीवेटर्स हमारे इस मेडिसिन किंग वैली में आतंक मचा रहे हैं, तक कि उन्होंने थंडर किंग और जिनसिन किंग को भी हरा डाला है। इस समय हम तबाही की ओर घसीटे जा रहे हैं, तो हमें अब कुछ डिसाइड करना होगा। या तो हम लोगों को एक साथ मिलकर के उनसे फाइट लड़नी होगी या फिर वैली के बंद होने तक हमें छुपना होगा। इस पे ब्लड जेड फ्लेम बोन बम्बू हर्ब किंग कहता है कि ये जगह हमारी है और यहाँ आने वाले पिछले सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स को हमने अपना गुलाम बनाया है, इसलिए अब अगर हम सरेंडर करेंगे तो फिर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और मशरूम हर्ब किंग भी इस बात पे एग्री होता है। कोल्ड स्पिरिट गोस्ट लोटस हर्ब किंग भी कहती है कि मगर इस बार के ह्यूमन कल्टीवेटर्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि हर्ब किंग के लेवल पर होते हुए भी हम लोग उन्हें नहीं दबा पा रहे हैं, बल्कि वही लोग हम लोगों को बुरी तरीके से क्रश कर रहे हैं। एंट्रलर फंगस हर्ब किंग भी कहता है, स्पेशली तौर पर तो वो सिल्वर बालों वाला बंदा, उसने तो सिर्फ अपने एक मूव के साथ में ही जिंक्शन किंग को हरा डाला, वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ही साओ वो हर्ब किंग भी कहता है, तो फिर क्यों ना हम उसे आगे बढ़ करके कुछ करने के लिए कहें। वो एक समय में खुद एक टेरिफाइंग फिगर था कि खुद हर्ब लॉर्ड को फॉलो किया करता था, इसलिए अगर वो हमारी मदद करेगा तो ह्यूमन कल्टीवेटर्स तो एक झटके में कुचल दिए जाएंगे। तो कोल्ड स्पिरिट लोटस किंग कहती है कि मगर लेकिन तुम जानते हो कि वो कैसा है, वो सीधा हमें मना कर देगा। अब दूसरा कहता है कि मेडिसिन किंग वैली इस समय पे खत्म होने की कगार पे है, इसलिए हर्ब लॉर्ड के फर्स्ट सक्सेसर होने के नाते वो बस वहाँ बैठा ही रहेगा और हमें खत्म होते हुए देखेगा। तो फिर आखिर इसके बाद में फिर वो हर्ब लॉर्ड को कैसे फेस कर पाएगा और उसके फेलो हर्ब्स को। बैम्बू किंग भड़कते हुए कहता है कि हेजिटेट करते हुए इस तरीके से समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, करो या फिर मरो की सिचुएशन है, इसलिए हमें ये जुआ तो खेलना ही पड़ेगा। इसके बाद में फिर वो सभी हर्ब्स किंग एक साथ मिलकर के एक बड़े से झरने के पास में जाते हैं। वहीं पे उस झरने के नीचे एक चट्टान के ऊपर दामो किंग बैठा होता है, जो कि एक सुप्रीम ग्रेड हर्ब किंग है। फिर तभी वो सभी हर्ब्स किंग दामो को देख करके अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, ग्रीटिंग्स दामो किंग, प्लीज हमारी इस मेडिसिन किंग वैली को बचा लीजिए, जागिए जागिए दामो किंग, प्लीज जागिए। इसके साथ ही फिर वो सुप्रीम हर्ब किंग दामो किंग अपनी आंखें खोलता है। इसके आगे खोलते उसके चारों ओर पास से भयानक ऑरा अनलेस होने लगता है। इसे देख करके तो वो सभी हर्ब किंग भी कहते हैं कि जरा देखो वो जाग गए। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि वो दामो किंग अपनी चट्टान से नीचे उतरता है और अपनी चट्टान के पीछे छुप जाता है। सभी लोगों से डरते हुए कहता है कि तुम सभी लोग मेरे पास मत आना, बस वहीं से कह देना जो भी कुछ तुम्हें चाहिए हो। उसे उस तरीके से देख करके लोटस किंग थोड़े हेजिटेट करते हुए बाकी सभी हर्ब किंग से कहती है कि प्लीज समझो दामो किंग सोशली रूप से बहुत ही ज्यादा ऑन्सियस हैं और वो अनजानों से थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए वो एकांत पसंद करते हैं और किसी के भी डिस्ट्रक्शन से दूर रहते हैं। तो फिर वो सभी लोग फिर से डेमो किंग के सामने झुक जाते हैं और सभी लोग उससे कहते हैं, एक्सट्रीम डेमो किंग, ह्यूमन कल्टीवेटर्स हमें खत्म करते जा रहे हैं और अब अगर आपने कुछ नहीं किया और हमारी मदद नहीं की तो हम लोग जल्दी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं, इसलिए प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, आप हमें बचा लीजिए। तो इस पे डेमो किंग भी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हर्ब लॉर्ड ने ह्यूमन कल्टीवेटर्स से हमें बचाने के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, इसलिए जब तक अगर वो घुसपैठिया एक अनप्रेसिडेंट प्रोडिजी ना हो, ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। दूसरा हर्ब किंग कहता है कि ये सच है, हम में से कई सारे हर्ब किंग्स को मार दिया गया है और अब सिर्फ यहाँ पर आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। बैम्बू किंग कहता है कि हाँ, आप हम सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं और सबसे ज्यादा बड़े भी, इसलिए अगर आप हमारी मदद करेंगे हम सभी लोग मिलकर के जरूर उन घुसपैठियों को हरा डालेंगे। इस पर तो डेमो किंग घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, इसके अलावा वैली की एक टाइम लिमिट है, जैसे ही ये खत्म हो जाएगी वो लोग खुद ब खुद यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे, इसलिए क्यों ना सभी के सभी लोग उनके जाने तक छुप जाओ। तो दूसरा हर्ब किंग भड़कते हुए कहता है कि डेमो किंग, आप बहुत ही ज्यादा भोले हैं, जबकि यहाँ पर आप ही उन सभी ह्यूमंस का असली निशाना हो, आप ही हमारे इस वैली की सबसे ओल्डेस्ट हर्ब हो, इसलिए वो लोग तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो डेमो किंग और भी ज्यादा डर के मारे घबरा जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, वो लोग मेरे लिए आ रहे हैं। तो वो हर्ब किंग कहता है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं और अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया, वो लोग तुम्हें पकड़ के तुम्हारे साथ में बहुत बुरा सलूक करेंगे और तुम्हें टॉर्चर करेंगे, फिर तुम्हें सरेआम नीलाम करेंगे, वो तुम्हें छुएंगे और भी लोग तुम्हें बुरी तरीके से घूरेंगे। इस पर डेमो और भी ज्यादा डर के मारे कांपते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, अब और मत कहो। तो बैम्बू किंग भी भड़कते हुए कहता है कि प्लीज डेमो किंग, उन लोगों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को ही खत्म कर दीजिए और फिर बाकी के सभी लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उन सबको हम देख लेंगे। तो कहता है कि हाँ, हमारी मदद कीजिए और इससे आप अपनी भी मदद कर पाएंगे, जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आप फिर से सोने के लिए जा पाएंगे, तो बाद कोई भी आपको तंग करने के लिए फिर आपके पास में नहीं आएगा। तो अब डेमो किंग भी कहता है कि ठीक है, मैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग को संभाल लूंगा और फिर बाकी के सब लोगों को तुम लोग संभाल लेना। तो कहते हैं फिर डेमो किंग फिर से पानी के अंदर छुप जाता है और उनसे कहता जाता है, तुम लोग प्लीज मेरा बाहर इंतजार करो। उसकी इन सारी हरकतों को देख करके तो बाकी सभी लोग हेजिटेट करते हुए कहते हैं कि क्या ये वाकई में उन ह्यूमंस को रोक पाएंगे, क्योंकि मुझे तो वो इतने ज्यादा भरोसेमंद नहीं
नहीं लग रहे हैं। व्हाइट लोटस किंग कहती है कि डेमो किंग को इतना कम मत आंको, वो इस समय पीक गोल्डन कोल्ड लेवल पर हैं और एक सुप्रीम हर्ब किंग है, इसलिए वो उन ह्यूमंस को तो बच्चे की तरह कुचल डालेंगे। तब इसी के साथ में सीन चेंज होता है, फिर हमें मास्टर रेंडेन और कुछ ह्यूमन कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है। दूसरी टीम का लीडर मास्टर रेंडेन से कहता है, मास्टर रेंडेन मैं सनसेट सेक्ट का ग्रैंड मास्टर हूँ, पर जब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो क्या हम लोग आपसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स को खरीद सकते हैं? मास्टर रेंडेन कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तुम ये कर सकते हो। अमिताभा भाग्य ने हमें मिलाया है, बुद्धा भाग्यशालियों की मदद करता है, इसलिए तुम्हें वो जरूर मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। इस पर तो वो ग्रैंड एल्डर मास्टर रेंडेन को शुक्रिया करता है। तो बाकी सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स भी मास्टर रेंडेन से कहने लगते हैं कि मास्टर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आप अपने प्राइस बताइए। मास्टर रेंडेन कहते हैं कि बहुत अच्छे, ये मॉन्क तुम्हारी सारी विशेष को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेगा। तभी अचानक से वो सभी हर्ब्स के उन लोगों की ओर बड़ी तेजी से आने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखा तो मास्टर रेंडेन का एक चेला देखते हुए उनसे कहता है, जरा देखिए दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। देखा तो मास्टर रेंडेन भी खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, मैं तुम्हें अपने लिए देख रहा था। बैम्बू किंग उसे कहता है, गंजे अभी भी घमंडी लग रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। उन सभी हर्ब किंग को एक साथ हमला करते हुए देखकर तो मास्टर रेंडेन भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इतने सारे हर्ब किंग, बुद्धा प्लीज हमें ब्लेस करें। इसके साथ ही मास्टर रेंडेन फिर से अपनी गोल्डन सील को एक्टिवेट करते हैं और उन सभी हर्ब से कहते हैं कि जिद्दी मूर्खो, मैं तुम्हें तुम्हारे अब अगले जन्म में भेज दूंगा। तभी वो सभी हर्ब किंग भी एक साथ उसको हमला करते हुए कहते हैं, गंजे मॉन्क अब तुम मरोगे। इसके साथ ही मास्टर रेंडेन की सील के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है। जैसे ही धुआं हटता है तो मास्टर रेंडेन अपनी सील के साथ में बिल्कुल ठीक खड़े होते हैं। देख करके तो वो सभी हर्ब किंग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि इसकी डिफेंस तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तभी एक हर्ब किंग गुस्से में भड़कते हुए डेमो किंग से कहता है कि डेमो किंग इस गंजे को अब आप संभालिए। तो मास्टर रेंडेन भी थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहते हैं कि एक मिनट रुको डेमो किंग, क्या यहाँ पर इस मेडिसिन किंग वैली में कोई डेमोनिक पावर हाउस है? इधर जैसे ही वो हर्ब किंग पीछे डेमो किंग को देखने लगता है तो डेमो किंग पीछे गायब हो चुका होता है और वहाँ से डर के मारे अपनी दुम दबा करके भाग रहा होता है। जो देख करके तो वो हर्ब किंग भी वहाँ पे शौक खड़ा रह जाता है और फिर जल्दी से उसे रोकते हुए कहता है कि डेमो किंग अब सिर्फ और सिर्फ सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो इस समय हम सभी लोग एक बेहद ही खतरनाक सिचुएशन में हैं, क्योंकि डेमो किंग काफी ज्यादा शाही होता है, इसलिए वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख करके घबरा गया होता है। इस तरीके से देख करके तो बाकी के सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स भी कहते हैं कि एक मिनट रुको, क्या ये उस मशरूम की बात कर रहे हैं? तो ये डेमो किंग है। हाँ, ये क्या मजाक है। लेकिन तभी मास्टर रेंडेन को अचानक कुछ याद आता है और वो शॉक होते हुए कहते हैं, नहीं रुको जरा, हमारे स्काई वॉइड टेम्पल के एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इस ब्लू मशरूम के बारे में मेंशन है, मैं इस एंशिएंट मशरूम के बारे में उल्लेख है। अगर कोई कल्टीवेटर इसे रिफाइन और कंज्यूम कर लेता है, कल्टीवेशन तो स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेगी और साथ ही उसकी लाइफ स्पैन भी मिलियंस ऑफ साल बढ़ जाएगी। आज मैंने इसे यहाँ पर देखा, ऐसा लगता है कि मेरा हर्ट क्योंकि प्योर है और बुद्धा भी मेरे साथ हैं, तो लगता है कि मैं जल्द ही इमोर्टलिटी को जरूर पालूंगा। इसके साथ ही फिर वो बड़ी तेजी से अपने गोल्डन स्पिरिचुअल हैंड को आगे लाते हुए किंग को पकड़ने के लिए झपट्टा मारते हुए उससे कहता है कि ये एंशिएंट हर्ब क्लियरली तौर पर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आई है, इसलिए अब ये हर्ब सिर्फ और सिर्फ मुझको ही बिलोंग करेगी। कहते हुए मास्टर रेंडेन अपने स्पिरिचुअल हाथ के पाम के साथ में सुप्रीम डेमो हर्ब किंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे डोगर के डेमो किंग को तो ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। में हाथ पर झटकते हुए अपनी पावर को अनलेस करते हुए कहता है कि अब तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, आखिर तुमने मेरे सिर पे थप्पड़ क्यों मारा? डेमो किंग को इस तरीके से पावर अनलेस करता हुआ देखकर बाकी सभी ह्यूमंस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और ग्रैंड मास्टर घबराते हुए कहता है कि हे भगवान, ये मशरूम तो एक गोल्डन कोल्ड लेवल पे है, ये तो एक सुप्रीम ग्रेट मेगा हर्ब किंग है। और दूसरा हर्ब किंग डेमो किंग को और भी ज्यादा भड़काते हुए उससे कहता है कि डेमो किंग, ये लोग तुम्हें पकड़ कर तुम्हें ऑक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं। डेमो किंग और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हमला करने के लिए मास्टर रेंडेन भी अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं और एक स्वास्तिक के अटैक बनाते हैं और उससे कहते हैं कि ये ओल्ड मॉन्क की बॉडी डायमंड की तरह बिल्कुल हार्ड है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन डेमो किंग भी अपने सीक्रेट आर्ट मशरूम ब्रेथ सेक्स द वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं और मास्टर रेंडेन में एक जोरदार किक दे मारता है। डोगर मास्टर रेंडेन की सील तो टूटती है, साथ में वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है।